श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को संसद में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है। ये प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। इस बजट में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि अमृतकाल के इस पहले बजट से विकसित भारत की महत्वाकांक्षा पूरी करने का मजबूत आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के वंचित लोगों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बजट को गरीब किसानों का सपना पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट टिकाऊ भविष्य के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को अभूतपूर्व विस्तार देगा। श्रोताओं, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनका छत्तीसगढ़ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भर्तियों से युवाओं को तथा मिलेट उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने की योजना से छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी से छत्तीसगढ़ के किसानों को विशेष फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की घोषणा से छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों के विकास में मदद मिलेगी। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इस बीमारी से प्रभावित छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी को भी अब राहत मिलेगी। श्रोताओं, इस बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने अर्थशास्त्री और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविन्द्र कुमार ब्रह्मे। प्रोफेसर ब्रह्मे, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर ब्रह्मे, बजट में समाज के अलग अलग वर्गों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही इस कार्यक्रम में जी, लेकिन ये सबका मानना है कि कोई भी बजट देश को एक दिशा देने का काम करता है। जी, वित्त मंत्री ने अपने इस बजट भाषण में कहा भी है कि यह बजट अमृतकाल के लिए एक विजन प्रस्तुत करता है। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अभी आपने प्रश्न किया है कि अमृतकाल के लिए जो विजन की बात है जी, और देखिए अमृतकाल मतलब ये 25 सालों की बात है जी जी आगामी जी। तो ये देखिए जो दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है आगे जी, तो जो इस बजट में भी कहा गया वित्त मंत्री ने जी कि यदि आप नवीन तकनीकी का उपयोग नहीं करेंगे, जी, ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे, नॉलेज का, जी, और ये जो एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है भारत में, जी, इसका उपयोग करके जी, आपको अमृतकाल में अपने उद्योगों को, जी, अपनी सेवाओं को, जी, और साथ ही साथ जी, जितनी ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जी, इनका लाभ लोगों तक पहुंचाना है। ये एक ब्रॉड विजन है जी, कि आप तकनीकी ज्ञान इसके माध्यम से इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि दुनिया अब जो है इसके माध्यम से ही विकास होगा। इससे आप कार्यकुशलता बढ़ाएंगे, इससे आप उत्पादकता बढ़ाएंगे जी, और सभी सेवाओं की जो उपलब्धता है वो सब लोगों को प्रभावशाली ढंग से उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये पूरे बजट का एक समझिए दीर्घकालिक एक जो लक्ष्य है कि हम कैसे देश का विकास करना चाहते हैं, जी, ये वित्त मंत्री अपने बजट में इसका उल्लेख कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि जो बजट है उसमें हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए, उनके कौशल उन्नयन के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। जी। इसके अलावा विभिन्न जो राज्य हमारे देश के, उनमें 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो इन प्रावधानों को आप युवाओं के लिए कितना फायदेमंद मानते हैं, और क्या आप इसे इस तरह से देखते हैं कि हम अब पारंपरिक शिक्षा से रोजगार उन्मुखी शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं?
जी हाँ, और रोजगार उन्मुखी शिक्षा और साथ ही साथ हम जो वैश्विक स्तर पे परिवर्तन हो रहे हैं, हम अपने यहाँ किस प्रकार से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दें, क्योंकि विकास बिना अनुसंधान के नहीं आगे बढ़ेगा। और इस अनुसंधान के लिए एक बात और उन्होंने, मैं आपकी बात में इसको जोड़ना चाहूंगा कि ये जो अभी 100 प्रयोगशालाएं उन्होंने स्थापित करने की बात की है, जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय में होंगी और जो 5G जो सेवाएं अभी चालू हुई हैं, इनके लिए जो है ये काम करेंगी। तो इससे भी जो है हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और नई जो शिक्षा नीति है युवाओं के लिए, उसका तो पूरा जो ध्यान है, उसका पूरा उद्देश्य है, उसका जो पूरा फोकस है, वो पूरा हमको स्किल इंडिया करना है, हमको कौशल का उन्नयन करना है। क्योंकि जब तक आप कौशल उन्नयन नहीं करेंगे, तब तक आप रोजगार को उत्पादक कार्यों में नहीं लगा सकेंगे और न ही उनको एक जो है एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना। सिर्फ रोजगार नहीं उपलब्ध कराना है, हमें उन्हें एक सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। और इसी की बात उन्होंने जो विश्वकर्मा एक सम्मान कौशल पैकेज भी उन्होंने बताया कि हमारे जो कारीगर हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, पारंपरिक कलाकार हैं, उनका भी उन्नयन हो और उनको भी जो है किस प्रकार से उनके जो उत्पाद हैं उसको हम लघु उद्योग केंद्रों के माध्यम से जोड़ के उनके उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर सकें, जिससे उनको ज्यादा लाभ हो। तो ये भी इस बजट में इसका उल्लेख किया गया है। एक चीज और जो बजट में दिखाई दे रही है कि सरकार जैसे अमीरी गरीबी की खाई होती है, उसी तरह से शिक्षा में भी एक खाई होती है। जो शहरी जो क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं वो अधिक पढ़ जाते हैं, उनके पास अवसर भी अधिक उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के नौजवान हैं, उनके पास अवसर उनकी तुलना में, शहरी क्षेत्र के बच्चों की तुलना में थोड़ा कम उपलब्ध होते हैं। तो बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले 40 वर्ष तक की उम्र वाले 7 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। और जो है इसके अलावा भी जो जनजातीय युवा हैं उनके लिए, जैसे जो हमारे जनजातीय विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं, करीब 750 ऐसे विद्यालय हैं, उनमें 38,000 से अधिक प्राध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। जी हाँ। तो जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है हमारा एक जनजातीय बहुल प्रदेश है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो जनजाति की जनसंख्या है वो लगभग 31-32% जनसंख्या में उनका हिस्सा है। तो इसका लाभ निश्चित रूप से जनजातियों को यहाँ पर मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि ये एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करना है और जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके लिए भी जो है योजना इसमें बात की गई है बजट में। और देखिए, जो आप शुरू में ही आपने जो सप्तऋषि जो उद्देश्य बताया, तो उसका पहला ही उद्देश्य था कि हमको करना है समावेशी विकास और साथ साथ जो वंचितों को वरीयता। तो ये जो वंचित हैं, जो जहाँ पे विकास का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, उनको उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अवसर उपलब्ध कराने के लिए खासकर जनजाति क्षेत्रों के लिए ये इन सारी कार्यक्रमों की और योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। एक बात और भी है, जैसे जो बड़ी जो जनसंख्या वो किसानों की है हमारे देश में और प्रदेश में भी, खेती किसानी पर काफी लोग उस पर निर्भर हैं। तो सरकार ने ये भी किया है कि कई बार क्या होता है, किसानों को उनके उत्पाद का जो अच्छा मूल्य है वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि भंडारण की क्षमता नहीं होती है। और एक समय ऐसा होता है खेती किसानी में, जैसे टमाटर है, तो एक समय उसकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है तो दाम एकदम से गिर जाते हैं और फिर वही टमाटर जो है गर्मी में जो है वो 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो भी बिकता है, जो अभी 10 रुपए किलो मिल रहा है। तो ऐसा ना हो, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, इसलिए विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का विकास किया जाएगा। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए कोष स्थापित किया जाएगा। तो ये कैसे आप देखते हैं इसको? ये बिल्कुल जो कृषि हमारे यहाँ उत्पाद हैं और उनकी जो बड़ी समस्या है, एक तो जो उनको आगत लगते हैं, जो इनपुट जो क्रेडिट होता है, और दूसरा जब वो उत्पादन होता है, उत्पादन को बाजार मिलना और उनको उचित मूल्य मिलना। तो इन दो दिशाओं में इस बजट में प्रावधान है। जैसे कि लगभग जो
कृषि क्षेत्र में, और उसके साथ साथ पशुपालन भी जो एलाइड सेक्टर है और डेयरी है, मत्स्य पालन है, इसके लिए भी उन्होंने जो है जिसको हम कृषि ऋण रहते हैं उसका टारगेट भी लगभग जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का किया है इसमें। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई है भारत के प्रयासों से, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। बिल्कुल। तो इसके लिए भी उन्होंने जो है मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया है, और एक है कि भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनना है। जी देखिए, जो अभी तापमान में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, ऐसे में ये जो हैं मोटे जो अनाज हैं, ये ही भविष्य में जो हमारी खाद्यान्न आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि इनमें पानी बहुत कम लगता है और इस पे बहुत अवेयरनेस आ रही है कि जो है इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो तमाम प्रयास ये जो है जिसे हम मोटे अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं, इनको लेके सरकार इसमें इससे किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि इसमें लागत कम आती है इसकी खेती में। जी हाँ, उसको मूल्य अच्छा मिलेगा और लोगों को फायदा है क्योंकि इनमें जो है पौष्टिक तत्व काफी अधिक होते हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि खेती में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम हो, तो करीब 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ। और इसमें यानी किस प्रकार से जैविक खाद का उपयोग हो, जिसको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कृषि के लिए बात कही गई है। जी। एक बात और है कि काफी लंबे समय से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी ये मांग हुआ करती थी कि जो आयकर स्लैब है उसमें बदलाव किया जाए। तो सरकार ने इस बार उनको बहुत राहत भी पहुंचाई है और खुशी भी पहुंचाई है। तो वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह का बदलाव किया गया है और कैसा उनको फायदा मिलेगा। जी हाँ, देखिए अभी इनकम टैक्स में जो दोनों प्रकार की स्कीम चल रही हैं, पुरानी स्कीम है और नई जो स्कीम है, तो ये जो 2 स्कीम का चलना, इसे सरकार चाहती है कि एक ही स्कीम चले और इसीलिए उन्होंने जो नई स्कीम है उसको आकर्षक बनाया है। और जो टैक्स स्लैब में जो छूट दिया है, जो नई स्कीम के लिए तमाम प्रावधान उन्होंने किए हैं कि ऑटोमेटिकली लोग जो है नई स्कीम में शिफ्ट हो जाएं और पुरानी स्कीम जो है अपने आप ही सरकार को बंद करने में सुविधा होगी। तो ये एक उनका विजन है और उसमें काफी जो इनकम टैक्स स्लैब में छूट की बात कही गई है, ये जो नवीन स्कीम है उसके लिए कही है। तो इससे जो उसको ऑप्ट कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उनको टैक्स में जरूर बचत होगी और यदि बचत होगी तो हमारी उसको वो खर्च करेंगे, हमारे देश में उपभोग बढ़ेगा, हमारा जो है निजी जो भोग है वो बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि अभी विदेशों में मांग में कमी है, तो विदेशी मांग में कमी है, हमारा जो विकास अभी हो रही है वो घरेलू मांग पे आधारित है। क्योंकि हम निर्यात उतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में अभी जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है। तो इससे थोड़ा सा ये जो निजी निवेश को भी जो है थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। और इस बजट से एक जो चीज समझ में आ रही है, हमारा अंतिम सवाल है कि सरकार अब बचत बढ़ाने की तरफ भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। जैसे महिलाओं के लिए जो है वो एक नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी। इसके अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। और भी जो है वो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये भी एक जिसे कहें कि अच्छा कदम है, खासकर बचतों को बढ़ावा देने का और महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। उन्होंने कहा कि ये निश्चित होगा, ये एश्योर्ड होगा कि इसका उससे असर नहीं होगा कि ब्याज दर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ये फिक्स आपको मिलेगा 7.5% का ब्याज दर। तो ऐसे समय में जबकि ब्याज दरें कम ज्यादा होती रहती हैं और उनका प्रभाव हमारी बचत पे पड़ता है, तो ये फ्लक्चुएशन ना हो और एक निश्चित हमको पता चले कि हमको 2 साल बाद इतनी इनकम होनी है। तो ये एक गारंटीड जो है ये इस प्रकार की योजना महिलाओं का जो आर्थिक आधार है उसको पुख्ता करने के लिए, उनके भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा। जी हाँ। प्रोफेसर बम्हरे, आपने बहुत हमें जो है वो बहुमूल्य जानकारी दी है बजट के बारे में। बजट एक बड़ा जटिल विषय होता है, लेकिन आपने बड़े आसान लफ्जों में हमारे श्रोताओं को इसे बताया है। आपका आकाशवाणी समाचार की ओर से हार्दिक आभार। धन्यवाद विकल्प जी। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।